हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, लोगों की मांग आ रही है कि कुछ दिनों से मैंने कभी राजनीति पर एनालिसिस जो मैं किया करता वो कई दिन से नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ तो मेरा समय बिजी है और कुछ ऐसी खास बात भी अभी तक नहीं आई है जो आपको बताई जाए। हाँ, अब पीछे जो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हरियाणा की राजनीति पर था वो सब ने देख लिया। वो एपिसोड काफ़ी दिलचस्प भी था और इसमें एक चीज़ खास देखने को आई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा के प्रयास से और अपना प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने खास सहते उदयभान सिंह को वो इसमें कामयाब रहे अध्यक्ष बनाने में। तो अब जो नई राजनीति अब आएगी, क्योंकि अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अब कांग्रेस में उठापटक की तैयारियां शुरू होने वाली है। ये मैं आपको एडवांस में बताता हूँ, क्योंकि अगस्त महीने में, यानी कि करीब 2.5 महीने और मान के आप चलो, खासकर 2 ही बचे, जून और जुलाई का महीना। अगस्त में तो चुनाव है राज्यसभा का, 2 सीटें खाली होनी हैं, सुभाष चंद्रा की, और जो कि पिछली बार बड़ा गजब तरीके से मतलब वो चुनाव लड़े थे और जिसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे। और कांग्रेस में आरोप ये था कि भाई कांग्रेस ने खुद अपने कैंडिडेट के वोट नहीं दिए और सुभाष चंद्रा वोट को खरीद कर ले गए, ऐसा भी लगा था। 14 विधायकों ने कहा भाई शाही खराब थी, इसलिए ऐसा नाटकीय तरीके से वो कामयाब रहे राज्यसभा की सीट जीतने में। तो इस अगस्त महीने में 2 सदस्यों की जो खाली सीट होने जा रही है, दुष्यंत कुमार गौतम जो बीजेपी के हैं और निर्दलीय ही माने जाएंगे सुभाष चंद्रा, हालांकि वो सबके वोटों से बने थे, जिसमें कांग्रेस के वोट भी थे और बचे कुछ बीजेपी के भी कुछ वोट उसमें थे। और लेकिन वो थे उसके पर्सनली समझो, क्योंकि उसकी पार्टी कोई नहीं थी, विपक्ष का वो बना था विपक्षी वोट से। तो इसलिए 2016 में राज्यसभा के लिए जो विवादों में गिर गया था चुनाव, 6 साल बाद अब अगस्त में फिर चुनाव होने आ रहे हैं और उसमें जो विधायकों की भूमिका संदिग्ध रही थी, उसमें बहुत कुछ कई दिन तक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे थे और कईयों ने कहा भाई इसके पास पैसा ज़्यादा है, करोड़ों रुपए लुटाकर विधायकों के वोट खरीदे हैं, ऐसे भी आरोप उसमें लगे थे। लेकिन अब जो आगे की रणनीति है वो ये है कि आगे कोई ऐसी बात ना हो जाए जैसे रणदीप सुरजेवाला ने वोट किरण चौधरी को दिखा दिया, क्योंकि वो संसदीय दल की नेता थी, तो उसके वोट दिखाने से ही वो वोट कैंसिल हो गया। तो ये भी है कि साहब या तो इसको पता नहीं है या सोची समझे रणनीति के तहत अपना वोट कैंसिल करवा लिया, इसलिए वो वोट रद्द हो गया था, कुछ शाही का कारण हो गया। तो उन्हें वोटरों ने सुभाष चंद्रा को जिता दिया और उस जीत के बाद सुभाष चंद्रा ने ये टिप्पणी करी थी कि ये भाजपा और अन्य दलों के साथ गठजोड़ का ये चुनाव था। ये टिप्पणी उस टाइम आई थी। और राज्यसभा में एक सदस्य भाजपा का जाएगा, क्योंकि उनकी मेजोरिटी है जेजेपी बीजेपी की, और एक अन्य में कांग्रेस है, सीधी सी बात है। तो एक कांग्रेस का अब जाएगा। तो स्पष्ट है स्थिति के 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने हैं। तो उनकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन मामला राज्यसभा पर इसलिए अटका हुआ है क्योंकि बहुत से दिग्गज हैं जो चुनाव हारे हुए हैं और अब राज्यसभा में बैकडोर से कहो या खुल्लम खुल्ला आके कहो, वो पूरा दबाव हाईकमान पर बढ़ाएंगे कि उनको पार्टी का टिकट दिया जाए। अब बीजेपी की ही बात ले लिए, बीजेपी में तो अभी पूरी चर्चा चल निकली है कि भाजपा की टिकट के लिए ओम प्रकाश धनखड़ का नाम 1 नंबर पर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का इस टाइम वो चाहते हैं और अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनका नाम 1 नंबर पर चल रहा है। इसके अलावा रामविलास शर्मा जो बहुत बड़े धुरंधर हैं और इसी प्रकार हमारे हल्के से विधायक रहे और बहुत भारी भरकम महकमों के मंत्री रहे, कैप्टन अभिमन्यु सिंह, वो भी इस दौड़ में कम नहीं है, क्योंकि ये 3 बड़े नाम भाजपा के हैं और तीनों ही राज्यसभा में अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं दिल्ली दरबार में तीनों का कद किसी से छिपा नहीं है, पूरा है। रामविलास शर्मा भी कई महकमों के वजीर रहे हैं, उनके नेतृत्व में
भाजपा की सरकार भी बनी है, पार्टी अध्यक्ष रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु बहुत समय के मंत्री रहे हैं और पार्टी में काफ़ी दबदबा उनका रहा है। राष्ट्रीय सचिव पार्टी के रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी या सह प्रभारी रह चुके हैं। बहुत अच्छा उनका तजर्बा है, वो भी किसी से कम नहीं, बहुत बड़े वो एक कारोबारी भी हैं। अगर इस चीज़ की भी कहीं ज़रूरत पड़ी तो वो भी सब चीज़ों से वो संपन्न हैं। इसी प्रकार अब गोटियां फटोने में उनका लग रहा है और राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी तरह से इधर राज्यसभा में जाने के लिए पूरा उन्होंने जोर लगा रखे। हर तीनों नाम जो मैंने लिए बहुत बड़े नाम हैं आज भाजपा के आज की तारीख में। इसी प्रकार कांग्रेस में, अब कांग्रेस में एक ही बनना है राज्यसभा सदस्य, लेकिन एक ही राज्यसभा सदस्य बनने से कांग्रेस के अंदर अब जहां अध्यक्ष बनने में कुछ मायूस लोग हुए हैं, खासकर मैं सीधा नाम ले दूं कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी, तो ये दोनों अगर कांग्रेस इनको पार्टी के साथ जोड़ना चाहेगा और इनको तवज्जो देना चाहेगा तो हो सकता है या तो भव्य बिश्नोई को या श्रुति चौधरी को आगे ले आ जाए। लेकिन हुड्डा साहब इन्हें शायद दरकिनार करने की कोशिश करेंगे। वो जो असंतुष्ट गुट था G23 का, जब हुड्डा साहब की कांग्रेस में कम गिनती में आया था, उससे संतुष्ट होकर असंतुष्ट जो नेता थे, G20 ग्रुप यानी 23 नेताओं का एक ग्रुप था, उसमें गुलाम नबी आज़ाद से इनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बनी थी और ये अपनी बात मनवाने में कामयाब भी रहे थे। तो हुड्डा साहब का आप देखने वाला है। इधर रणदीप सुरजेवाला वो हाईकमांड की रेस में है, शैलजा ने प्रधान पद छोड़ा है इसलिए भी वो रेस में है। तो कितने नाम मैं आपको लूँ, बहुत ज़्यादा नाम है। भव्य बिश्नोई का भी है, श्रुति चौधरी का भी है और शैलजा किसी से छिपा हुआ नाम नहीं है, पार्टी अध्यक्ष भी रही हैं और बहुत एक बड़े राजनीतिक घराने ही मैं कहूँगा और बहुत ही लंबे समय से ये कांग्रेस के हाईकमांड के काफ़ी नियरेस्ट में गिनी जाती हैं। इसी प्रकार रणदीप सुरजेवाला वो भी एक राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं और बड़ा कद कांग्रेस में उनका है। हालांकि प्रदेश में उनको कितना माना जाता है ये बात अलग है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी हाईकमांड के वो बहुत ही विश्वास पात्रों में से एक हैं। तो ये सोनिया गांधी के विश्वसनीय भी हैं और संपर्क में भी हैं, लेकिन शैलजा नंबर 1 पर इसलिए मानी जाएंगी क्योंकि उन्होंने अभी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा है। और कुलदीप बिश्नोई जो एक बड़ा धड़ा है भजनलाल परिवार का, तो कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने आज कम बनाई थी वो ग्रुप में से आज भी बहुत से नेता उनका समर्थन करते हैं। तो उसको भी साधने के लिए पार्टी आला कमान ये चाहेगा भाई इनको भी क्यों नाराज किया, भव्य बिश्नोई को राज्यसभा में भिजवा दो ताकि ये कांग्रेस में यहाँ दुर्गा न रहें और ये बनी रहें, बाकियों के एडजस्टमेंट की और देख लेंगे। ऐसा विचार हो सकता है, अभी हुआ कुछ नहीं है क्योंकि सारे अपने अपने घोड़े जुड़ा रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जहाँ तक बात है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने में तो कामयाब हो गए और मैं पहले बताऊं आपको सारे ही मोस्टली उन्हीं के समर्थक इस पार्टी में आगे आएंगे। बहुत कुछ वो ज़्यादा किसी को नहीं देने देंगे। और उदय भान जो उनका पहला आदमी है उसने तो पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस अब आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। तो इससे साफ जाहिर है कि वो दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का ग्रुप और उदय भान जो नवनिर्वाचित अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो मिलके ये तिकड़ी है ये आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। और उनकी कोशिश ये होगी कि अगर पार्टी में इसी तरह घमासान रहा तो फिर अगला नाम राज्यसभा से हो सकता है हुड्डा साहब। इनका जब आपस में सारे दिग्गज बढ़ जाएंगे और एक दूसरे पर राजी नहीं होंगे तो हो सकता है पार्टी का एक राष्ट्रीय चेहरा गुलाम नबी आज़ाद उसको भी निकाल के ये ला सकते हैं। ये कांग्रेस है दोस्तों, बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें पता नहीं है कब किसका नंबर कहाँ आ जाए। तो हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद को भी बैकडोर से या एंट्री दिलाई जाए और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की मजबूती का नाम लेकर और इन सब की सिर्फ फुटबॉल को देखते हुए और ये देखते हुए कि भाई एक ग्रुप को अगर तवज्जो दी जाती है तो दूसरा ग्रुप खिसक जाता है, उस चीज़ को शांत करने के लिए हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद का भी नाम आगे लिया जा सकता है। अभी ये वो विषय गर्भ में है,
हरियाणा की राजनीति का आज तक किसी को पता नहीं लगा है कब क्या हो जाए, लेकिन अब जो अंदाजे हैं सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, और अंदर की जो बात आ रही है हमारे सामने वही हम कुछ अपनी मिला कर कुछ इधर उधर की सुन के उसका निष्कर्ष निकालने में लगे हैं कि 2 सीटें जो राज्यसभा की बढ़नी हैं वो कैसे कैसे उनके चुनाव होने हैं। इसी चीज पर अब दारमदार है। अब देखना है, भाजपा ने तो 3 बड़े चेहरे चर्चा में ला दिए हैं, अब सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। देखना है, मुख्यमंत्री शायद सुभाष बराला को चाहते हैं, कैप्टन अभिमन्यु और रामविलास शर्मा 2 बड़े चेहरे ये भी भाजपा के हाईकमांड तक पहुंच रखने वाले हैं, और तीनों ही वरिष्ठ नेता ये माने जाएंगे बीजेपी में। इन तीनों में से कोई एक बनेगा ऐसा हमारा मानना है। कांग्रेस की फहरिस्त बहुत लंबी है और इसी लंबी फहरिस्त का ये फायदा उठाया जा सकता है। अगर यहाँ सिर फटोबल हुई तो हो सकता है कोई और फायदा उठा ले जाए। हरियाणा में कई बड़े नाम हैं, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, बहुआ बिश्नोई है, श्रुति चौधरी है, कोई न कोई और भी है। अगर इन आपस में नहीं बनी तो फिर मैंने नाम बताया है गुलाम नबी आजाद को हरियाणा से एक सिर का वो मानने और आगे कराया जा सकता है। ये ऐसे प्रयास हो सकते हैं। आगे जो ही कोई राजनीति में नई खास बात आप हमारे सामने आएगी, मैं कोशिश करूंगा आप तक वो बात पहुंचे। अब ताज़ा हालात में सबको पता है, अब राजनीति पूरे तौर पर अभी खिंचेगी। हुड्डा साहब आजकल किसान नेताओं से भी बात कर रहे हैं, आगे क्या पार्टी की नीतियां होंगी उसके बारे में विचार चल रहा है। कैसी कैसी वो किसानों के लिए घोषणाएं करेंगे उसके बारे में सभी किसानों से मीटिंगें ले रहे हैं, कभी कर्मचारियों की मीटिंगें ले रहे हैं, कभी पेंशन बहाली के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जो विकल्प तैयार होने लग रहा है वो भाजपा का विकल्प, जेजेपी बीजेपी सरकार का जो विकल्प है, कहीं न कहीं आप पार्टी ने कुछ दखलंदाजी शुरू करी है। और कांग्रेस को ये डर है कि अगर हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी अगर सक्रिय होती है तो भारी नुकसान कांग्रेस का ही करेगी। इसलिए एकाएक कांग्रेस काफी सक्रिय हो गई है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, इसलिए हरियाणा में सुगबुगाहट अब ये शुरू हो गई है। और फिर दूसरी बात यह है कि हरियाणा की जो जनता है वो बिजली पानी फ्री का जो नारा है इसमें बहुत प्रभावित है, क्योंकि हमेशा ही हरियाणा के अंदर या तो पेंशन बढ़ोतरी के नाम पर सरकार बनी है या बिजली पानी के मुद्दों पर सरकार बनी है। तो इस किस्म से हो सकता है कहीं न कहीं अगर कांग्रेस का घमासान नहीं थमा और बीजेपी से लोग इसी तरह नाराज रहे, जैसे किसान में अब भी नाराजगी है क्योंकि जो वादे सरकार ने किए थे वो अब पूरे नहीं हुए हैं। तो अभी वो किसान सोच रहे हैं कि अब इनको बरगला जा रहा है और भाजपा सरकार इनका कोई फायदा करने वाली नहीं है। ऐसा अगर लोगों ने सोचा, किसानों का ऐसा मन हुआ, क्योंकि किसानों की एक बहुत बड़ी भागीदारी हरियाणा की राजनीति में होती है। दूसरा, व्यापारी वर्ग भी अब अंदर खाते, खासकर बनिया वर्ग अब आप पार्टी के समर्थन में ये देख रहा है कि कितनी ये पार्टी उभरती है। अगर ये पार्टी इनके मुकाबले में कहीं न कहीं उभरने की कोशिश करेगी तो बनिया वर्ग पूरा समर्थन हो सकता है, सीधा तौर पर नहीं तो अंदर खाते जरूर इनको दे सकता है। और ये प्रचार का एक बहुत बड़ा माध्यम इस पार्टी के पास है। तो आम आदमी भी अगर यहाँ दस्तखत देती है, कांग्रेस के कान इसलिए खड़े होते हैं कि भाजपा के विरोध में अगर कोई पार्टी सक्रिय है तो नंबर 2 पर अब कांग्रेस अपने आप को मानकर चल रही है। बाकी इनेलो पार्टी है वो भी इस आस में है कि भाई पिछली बार सजपा बीजेपी जो जेजेपी उसी में से निकल के गई, जेजेपी का और इनेलो का जो वोट बैंक था वो वापस फिर आ जाएगा। इसे उम्मीद के साथ वह भी अब निगाहें लगाए बैठी है कि अगर वो वोट बैंक है जो न कांग्रेस को जाता है न भाजपा को, अगर वो वोट इन्हें मिल जाता है तो फिर ये समीकरण बन जाता है कि वो तिकोना मुकाबला यहाँ बना लें। और इसी प्रकार कुछ नए दल भी अब आएंगे, नए दलों का देखते हैं उसमें कौन नेता होगा और कितने उपेक्षित लोग उन पार्टियों की तरफ आकर्षित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम राजनीति का कुछ खास मुद्दे लेके आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।